Gyan Foodies. I'm Ananya Mishra and welcome to my channel Ananya Mishra Biology. So in this lecture we are going to discuss about DNA replication. This is not a topic. This is a very interesting movie, or you can say cartoon. We are going to discuss about some amazing cartoon characters of DNA replication. If you have doubt, if you have a feeling that this is very difficult topic, no, you are on the best platform. After this video, after this lecture, you're gonna have no doubts about DNA replication. So get a start. But like my video, subscribe to my channel if you are new, and hit the bell icon. OMG, DNA replication. So DNA replication. सबसे पहले तो हम लोग DNA replication जानने से पहले ये जानेंगे कि why it does happen. Okay? DNA replication कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो कब होता है DNA replication? जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं और हम लोग हैं, ठीक है? तो सब बोलते हैं कि that particular child looks like her mother, ठीक है? That particular child looks like his father. तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, या बोलते हैं उसके जैसे कि उनका फैमिली है तो सिंगिंग प्रोफेशन चला रहा है तो सब लोग सिंगिंग कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ इनहेरिटेंस हो रहा है. इन फादर और मदर इंटेलिजेंट है तो उनका बेबी भी इंटेलिजेंट होगा, राइट? अगर कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स और मदर में है तो वो कैरेक्टर्स उनके चाइल्ड में भी होंगे, उनके ऑफ स्प्रिंग्स में भी होंगे. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, और जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो हमारे कैरेक्टर्स को जनरेशन बाय जनरेशन इनहेरिट करने का काम करता है, ठीक है? तो हम सब में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो सब नेक्स्ट जनरेशन में हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उसमें ट्रांसफर होगा कैसे, ठीक है? करता तो है वो, ठीक है? कैसे ट्रांसफर होगा? तो वो ट्रांसफर कैसे होगा? तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी. डीएनए की यहाँ पर कॉपी बन रही है, ठीक है? और जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पर एक पूरी प्रोसेस हो रही है. जैसे कि आप जेरोक्स करवाने जाओगे तो आपको जेरोक्स मशीन की जरूरत पड़ेगी. आपको जिसके कॉपी करवा रहे हो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ना, मतलब ओरिजिनल की. तो आपको वहां पे कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है. आप कोई रेसिपी बनाओगे तो वहां पर आपको कुछ इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी. तो वैसे ही इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक मूवी की तरीके देखेंगे, जिसमें एक कार्टून की तरीके देखेंगे, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वी हैव सम प्लेयर्स, वी हैव सम कैरेक्टर्स व्हिच आर वेरी नॉटी. द फर्स्ट इज, इसका फेस ही बहुत नॉटी है और इसका जो नेम है वो रखा है हमने हेलिकेज. ओके, हेलिकेज क्या काम करता है? अनजिप करता है. आपको इतनी बड़ी पिक्चर दिख रही है हेलिकेज, तो ये क्या करता है? अनजिप करता है. जैसे कि आप यहाँ पे जिप में देख सकते हैं, जैसे कि जिप जो होती है हम लोग उसको अनजिप कर सकते हैं, खोल सकते हैं. तो ये सब काम कौन करता है? यहाँ पर हेलिकेज, ठीक है? ये थोड़ा सा गुस्सैल है ना, तो हर चीज तोड़ फोड़ मतलब खोलना जानता है, ठीक है? आपको पहले से पता है कि डीएनए कितना ज्यादा कंडेंसली पैक्ड होता है, तो उसको खोल सकता है ना, तो ये कितना शरारती होगा ना. देन प्राइमेस गर्ल्स कैन रिलेटेड विद इट. अच्छा बताइए, मेकअप में सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज द प्राइमर ना. तो प्राइमर जो होता है वो इनिशियलाइजर होता है, स्टार्ट करता है प्रोसेस को. और डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा होता है थर्ड, द डीएनए पॉलीमरेज. अब डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम लोग थोड़ी सी इसको स्पेस तो देंगे. डीएनए पॉलीमरेज अब ये क्या करता है? द बिल्डर वन,
ये बिल्डिंग बनाता है। अब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनने लगेगी, यहाँ पर डीएनए के जो बेसेस होते हैं, जो कोड्स होते हैं, वो अटैच करके वो बनाता है, ठीक है, उसकी कॉपी बनाता है। तो ये जो होता है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपना जो काम करते हैं वो सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी तो क्या ये कुछ कर पाएगा? नो, ठीक है। तो सबके अपने अपने रोल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यू कांट से कि मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, या कोई और नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। सबके काम जो होते हैं वो अपनी जगह इंडिविजुअली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, because we are dependent on each other डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर जो इनडायरेक्टली वाला होता है वो हम लोग नहीं समझते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम द ज्ञान, द हम लोग स्कूल में मस्ती में बोलते थे कि प्लीज मुझे गम दे दो, तो हम लोग फिर दूसरा बोलता था मेरे पास तो गम नहीं है, मेरे पास तो खुशी है। सो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करें? फेविकोल की। तो हमारी बॉडी के अंदर अपना ही एक फेविकोल है, दैट उसका नेम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है? दैट इज द लाइगेज वन। एंड इसका काम क्या होता है? द ग्लू, द फेविकोल। और आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं कैसी है, ग्लूई ग्लूई। ओके, सो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब आप कैरेक्टर्स को लर्न कैसे करेंगे? HPDL, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। आप सबके नेम ऐसे रिमाइंड कर सकते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बिल्डिंग बनाएगा, लाइगेज एक ग्लू, जो हमारे ब्रांड नेम है हमारा ग्लू, प्राइमर जो हमारा मेकअप में यूज करते हैं दैट इज प्राइमेज, एंड द हेलिकेज, थोड़ा सा हिला हुआ है दिमाग से, हेलिकेज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया है। अब बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रोसेस कैसे होती है और ये कैरेक्टर्स अपना रोल कैसे कैसे प्ले करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है, वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। तो यहाँ पर वो खुलता है किसकी मदद से? हेलिकेज, हेलिकेज की वजह से, ठीक है, जो एक एंजाइम होता है उसकी वजह से ये खुल गया। अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा बाइंड है फिर वो जब खुलेगी, ठीक है, फिर वो एक ऐसा वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाती है। और क्या होता है? रेप्लिकेशन फॉर्क। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कुछ बच्चों को डाउट हो कि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा कॉइल होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो डीएनए है वो पूरा खुल जाता हो। वो छोटी छोटी जगह रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो डीएनए में ऐसे 5-6 जगह, छोटी छोटी जगह पे खुल गया और फिर वहां पे रेप्लिकेशन हो गई। अब ये नहीं, पूरा डीएनए जो होता है वो हमारा कॉपी नहीं होता है। जो मेन मेन जगह होती है ना, वो चीजें कॉइल हो, मतलब जो वहां पे है वो खुल जाते हैं और वहां पे कॉपिंग डीएनए की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पूरा डीएनए अगर एक साथ खुल गया तो फिर क्या ही होगा। अब हमें पता है एंटी पैरेलल होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसेस लगे हुए हैं। और आपने देखा कि अब हेलिकेज एंजाइम है वो तो खुल जाए, वो तो जितना चाहे उतना मन खोल दे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एंजाइम होता है दैट इज टोपोआइसोमेरेज। वो क्या करता है? इट्स प्रिवेंट द अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। वो मतलब जहां तक खुल गया तो वो यहाँ पर जैसे कि अटैच हो गया। आई विल शो यू। जैसे कि यहाँ पे हमारा है तो वो यहाँ पर आकर के ऐसे अटैच्ड हो जाता है। और फिर यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज आ गया। अब यहाँ तक जो है डीएनए इसके आगे नहीं खुलेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई। फिर दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? हमारा प्राइमर आया। अब बायोलॉजी में आपने देखो कि जिस भी स्पेलिंग के लास्ट में ए ऐसी हो ना, मतलब वो तो पक्का एंजाइम है ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्राइमर आ गया, बड़ा खुश लग रहा है। तो ये जो प्राइमर होता है वो मेनली हमारा आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। और प्राइमर की एक खास बात होती है कि वो 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही रन करता है।
ठीक है, कभी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन नहीं करेगा, ये चीज आपको भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमारा प्राइमर आया और कुछ बेसेस अपने साथ लाया और यहाँ पर एक प्राइमर बना लिया, प्राइमेज ने प्राइमर बनाया। किसने प्राइमर बनाया? प्राइमेज ने। ठीक है, अभी हमारा एक आरएनए है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राइमर। अब ये 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। अब देखिए, जैसे कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड जो जिसके साथ ये वर्क करेगा, जिसके साथ ये रन करेगा, वो हमारा क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है। अगर 5 प्राइम है तो इसके नीचे हमेशा 3 प्राइम ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला जो स्ट्रैंड है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 3 प्राइम टू 5 प्राइम ले लिया। अब प्राइमर बन गया, प्राइमर के पास कुछ बेसिस है, प्राइमर इस पे अटैच्ड हो गया, इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब फिर दूसरी प्रोसेस में क्या होगा? अब हमारे डीएनए पॉलीमरेज वाले कैरेक्टर जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो प्राइमर हमारा पहले से था वो डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के बगैर अपना काम नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं होती है कि उसे करना क्या है। तो ये जो प्राइमर होता है वो उसे लीड करता है, फिर डीएनए उसके ही अकॉर्डिंग आगे चलता है। फिर डीएनए फिर और न्यू बेसिस को ऐड करता हुआ 3 प्राइम की डायरेक्शन में रन करेगा। तो ये हमारी प्रोसेस ऐसे चलती है। ठीक है, अब हमारा एक स्टैंड तो बन गया, ठीक है, एक इधर कॉपी हमारी पूरी बन गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो ओके, देन रेप्लिकेशन जो होता है वो हमारे जो मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का। लोकेशन न्यूक्लियस में ही होगा क्योंकि हमारा डीएनए भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और एस फेज ऑफ इंटरफेज, जैसे कि सेल डिवीजन की जो हमारी स्टेज होती है उसमें इंटरफेज में एस फेज आता है, वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और ये स्लोअर देन प्रोकैरियोट्स क्यों होता है? क्योंकि यूकैरियोट्स क्यों नो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसमें प्रोसेस भी थोड़ी सी टाइम लेकर होगी। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, मतलब दोनों जो स्टैंड रेप्लिकेशन फॉर्क में दोनों स्टैंड ऐसे खुले थे तो इसमें भी प्रोसेस साथ में होगी और नीचे वाले में भी साथ में होगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली होगी। और सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये भी आपको मैं अभी बताती हूँ। अब हम देखते हैं, हमने एक स्टैंड बना लिया था, अब हमारा दूसरा स्टैंड बचा हुआ था। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, कैसे क्यों बनते हैं वो जानिए। देखिए, हमारा 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा रन करता है प्राइमर, ये कंटिन्यूअस स्टैंड बन गया और ये लीडिंग स्टैंड कहलाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? यहाँ पर, कि यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे कि यहाँ तक डीएनए हमारा खुला रहा, ठीक है, फिर आगे तक हमारा बन गया, फिर डीएनए जो टोपो आइसोमेरेज हट गया, फिर डीएनए पीछे से फिर खुला। तो ये वाला स्टैंड तो आगे तक चलता जाएगा जितनी आगे जाना चाहता है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि ये स्टैंड है तो ये आगे तक अगर इसको जाना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में रन करेगा तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। ठीक है, ये जितनी आगे चाहे उतनी आगे जा सकता है। लेकिन जो प्रोसेस जैसे कि यहाँ से शुरू हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो इधर ही तो आगे जाएगी, वो क्या पीछे? अब जब पीछे यहाँ पे डीएनए और पीछे खुल जाएगा तो जो प्राइमर है इसको फिर पीछे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से फिर प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बना, फिर और डीएनए खुल गया तो ये फिर पीछे आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब ये जब ये पीछे पीछे जा रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे वो बन जाएंगे, स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जैसे कि इतना बना फिर ये पीछे गया, फिर इतना बना फिर ये पीछे गया, फिर इतना बनाया और ये वाला है अपना सीधा आगे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बने उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है क्योंकि इसमें लैग मतलब बीच बीच में छूट रहा है कुछ, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि एक साथ नहीं बनता, उसको बार बार पीछे आना पड़ता है। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं
लैगिंग और डिसकंटिन्यूअस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस। अब अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि जिस जो हमारा पेरेंटल डीएनए होगा उसका जो एंड अगर 5 प्राइम होगा, उस स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। किस पे बनेंगे, जिसमें 5 प्राइम होगा, ठीक है, 5 प्राइम वाले पे, और 3 प्राइम वाले पे कंटिन्यूअस, 3 वाले पे कंटिन्यूअस, 5 वाले पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये हमारा आप डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, जो बीच बीच में स्ट्रैंड्स बचे, अब यहाँ पे हमारा लाइगेज आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज। वो इन स्ट्रैंड्स के बीच में ग्लू डालेगा और इनको जोड़ देगा, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद हमारा ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने, ये प्रॉपर एक स्ट्रैंड बन जाएगा डीएनए का। फिर अब बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है। सेमी कंजर्वेटिव इसलिए होता है कि जो हमारा नया डीएनए बनता है उसमें एक पुराना पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, मतलब पेरेंटल डीएनए होता है, और उसके ऊपर से हमारा होता है जो हमारा बना हुआ होता है कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। और इधर भी एक पेरेंटल डीएनए और नीचे वाला हमारा कॉपी ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर, मतलब ये पूरा नया नहीं बनता है, इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट्स का भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ताकि कोई भी कोड्स जो है वो मिसमैच ना हो पाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, या तो वो जो कोड बनेगा नया उससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, या तो कोई नई प्रोटीन बन जाएगी, या तो कोई गलत प्रोटीन बन जाएगी। और फिर ये जो गलत प्रोटीन्स बनेंगी फिर ये किसको लीड करेंगी, किसी डिसऑर्डर को लीड करेंगी। इस वजह से जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रिवेंट्स जो भी कोड्स जो है वो मिसमैच ना हो पाए, बिल्कुल करेक्ट हो। और डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक और एबिलिटी होती है ताकि वो कोड्स को एक बार रीचेक कर पाए, कोड को मैच कर पाए। पहली बात तो वो गलती कभी करता नहीं, अगर कभी बहुत ज्यादा रेयर केसेस होते हैं जिसमें होता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ बॉर्न चाइल्ड्स में, तो वो इसी की वजह से होते हैं। उनके क्रोमोसोम्स के नंबर घट जाते हैं, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं। वो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना तो फिर डिसऑर्डर्स को लीड करती है ये चीज। आई होप कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया। प्लीज सपोर्ट माई जर्नी बिकॉज इफ यू सपोर्ट मी देन आई कैन डू बेटर थिंग्स फॉर यू ऑल। थैंक यू।